नमस्कार साथियों, मैं करिश्मा आप सभी का एनवीएन स्कूल के न्यू पॉडकास्ट में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। आज हमारे साथ जुड़ने जा रही है एक ऐसी पर्सनालिटी जिनका अनुभव और दृष्टिकोण युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, श्री राजेंद्र चौधरी जी। सर पीआईबी में भारत सरकार के लिए एडीजी की पोस्ट पर सेवाएं दे रहे हैं। गुड आफ्टरनून सर, वेलकम टू अवर पॉडकास्ट। सर Good afternoon, Karishma. It's a good topic that you have selected. Please carry on. सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि यूपीएससी क्या है और यूपीएससी परीक्षा इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी का गठन किया गया एक ऐसी इंस्टीट्यूशन के तौर पर जो भारत सरकार के अधिकारियों की रिक्रूटमेंट करेगा डिफरेंट एग्जाम्स के थ्रू। तो जब हम यूपीएससी कहते हैं तो यूपीएससी इज नॉट जस्ट अबाउट वन एग्जाम, इट इज अबाउट मल्टीपल एग्जाम्स, वेदर इट इज इंडियन सिविल सर्विसेज, वेदर इट इज इंजीनियरिंग सर्विसेज, वेदर इट इज फॉरेस्ट सर्विसेज, वेदर इट इज मेडिकल सर्विसेज। यूपीएससी बहुत सारे, लगभग ये समझ लीजिए कि भारत सरकार की जितने भी ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट है ग्रुप ए लेवल पर और बहुत सारे ग्रुप बी लेवल पर, उसकी रिक्वायरमेंट को यूपीएससी पूरा करता है। और जिस एग्जाम की आज आप बात कर रहे हैं और हम लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के इंफॉर्मेशन के लिए, दैट इज यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, लेकिन इसको हम पॉपुलरली आईएएस एग्जाम के तौर पे जानते हैं। तो सर आप बताएंगे कि यूपीएससी की तैयारी हमें कब से शुरू करनी चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद या कॉलेज के साथ ही। अगेन ए वेरी गुड क्वेश्चन करिश्मा। मुझे लगता है कि यूपीएस सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन is considered to be one of the toughest examinations not just in India but in the entire world. आप सोचिए कि आप दुनिया के सबसे मुश्किल एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, लेकिन मुश्किल उनके लिए है जो तैयारी नहीं करते। जो तैयारी करते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए मुश्किल नहीं है। क्या इसकी तैयारी ग्रेजुएशन के साथ करें या पहले करें या ग्रेजुएशन के बाद में करें, मुझे लगता है ये बच्चों के अपने एप्टीट्यूड पर डिपेंड करता है। बट क्योंकि यूपीएससी का एक बड़ा सिविल सर्विसेज का बड़ा हिस्सा जनरल स्टडीज के ऊपर डिपेंडेंट है और जनरल स्टडीज की नॉलेज आपकी 7th क्लास से शुरू हो जाती है। इनफैक्ट यूपीएससी के बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे, आपको याद आएगा कि अरे मैंने 10th क्लास में, 9th क्लास में जो पढ़ा था, जो मैंने बायो पढ़ी थी, जो फिजिक्स पढ़ी थी, जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ी या केमिस्ट्री पढ़ी, वही क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एक एडवांस फॉर्मेट में यूपीएससी के जनरल सर्विसेज एग्जामिनेशन में आते हैं। सो द प्रिपरेशन हैज टू बी कंटिन्यूस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। You have to have interest in knowing what is happening around you, and most importantly आपको उन विषयों के बारे में इतनी गहन इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेनी है कि आप उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात कर सकें। यानी कि आप सिर्फ सतही सुपरफिशियल नॉलेज के आधार पर यूपीएससी को क्रैक नहीं कर पाएंगे, सिविल सर्विस को क्रैक नहीं कर पाएंगे। आपको उसकी डेप्थ में पढ़ना होगा। अगर हम आज नेचुरल फार्मिंग की, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं, सपोजिंग उसके बारे में आपको 250 वर्ड्स का एक क्वेश्चन का रिप्लाई करना है, तो देन द स्टूडेंट विल बी एक्सपेक्टेड टू नो दैट प्री हिस्टोरिक टाइम्स में एग्रीकल्चर कैसा होता था, डेवलप कंट्रीज में एग्रीकल्चर का ट्रेंड क्या है, आज हमारी नेचुरल फार्मिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हमारी पेस्टिसाइड्स की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई कि हमारे खाने में कहीं ना कहीं केमिकल्स का यूज होने लग गया और इससे कैंसर की वो बढ़ी, और इसीलिए नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ वापस आ रहे हैं। सो द पॉइंट इज दैट इफ यू वांट टू टॉक अबाउट समथिंग लाइक दैट, you need to have complete information on that topic and then write it down in as less words as possible. That is again the beauty of this examination, कि आपके दिमाग में हो सकता है 5,000 वर्ड्स हो उसके बारे में, लेकिन लिखना तो आपको 250 वर्ड्स में। उस 250 वर्ड में आप कैसे कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा अपनी बात रख सकें, ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज की पहली खासियत है, जिसको बच्चों को धीरे धीरे राइट फ्रॉम देयर 10th क्लास दे हैव टू मास्टर इट इन देयर माइंड्स। तो सर हम जानना चाहेंगे, सर अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि यूपीएससी की तैयारी के रिसोर्सेज के बारे में। क्या किताबें, ऐसी कौन कौन सी किताबें जो जरूरी हैं और बाकी अदर रिसोर्सेज ऐसे कौन कौन से हैं। कृष्णा, मैं इसमें ये कहूंगा कि रिसोर्सेज की आज की तारीख में कोई शॉर्टेज नहीं। अब डिजिटल वर्ल्ड में एक सबसे बड़ा फायदा जो हमने कभी इस बात को शायद ध्यान से नहीं देखा, कि जितना डिजिटल लिटरेसी बढ़ रही है, जितना डिजिटल इनपुट हमें मिल रहा है, जितना मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है, उसकी वजह से जो पहले समय में हम लोग कहते थे, शायद मेरे समय में 80s 90s में जो लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे वो कहते थे कि शायद बड़े शहर के बड़े यूनिवर्सिटीज के बच्चों को एडवांटेज है क्योंकि उनके पास एजुकेशन मटेरियल बहुत अच्छा है। आप जटौली गांव से हैं, आज जटौली में बैठे बैठे आप भारत सरकार के एजुकेशनल चैनल्स को फ्री में देख सकते हैं। आप जटौली गांव में बैठे बैठे अपने मोबाइल को एक बहुत बड़े स्टडी मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन गेट द बेस्ट ऑफ ट्यूटोरियल्स फ्रॉम बेस्ट ऑफ टीचर्स एंड प्रोफेसर्स थ्रू योर मोबाइल। तो जो मोबाइल कई बच्चों के लिए एडिक्शन बन गया, एक्चुअली एक पावरफुल टूल भी है डेमोक्रेसी में बराबरी का। अब जो बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी टॉप क्लास कॉलेज से अंडर ग्रेजुएशन कर रहा है,
उसके बाद बहुत बेहतरीन प्रोफेसर्स आके लेक्चर देते हैं, आप उन्हीं लेक्चर्स को अपने मोबाइल पर फ्री में देख सकते हैं। मुझे लगता है अब रिसोर्सेज की कोई शॉर्टेज नहीं है। एनसीईआरटी शुड बी योर बेसिक बैकबोन। एनसीईआरटी की किताबों में जो कुछ आपने पढ़ा अपने स्कूलिंग में, वो उस पर्टिकुलर सिविल सर्विसेज के लिए भी एक फाउंडेशन की तरह काम करेगा। फिर आपने अपनी ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट लिया, जो आपने अपने ऑप्शन के तौर पर सिलेक्ट किया, उसमें जो किताबें पढ़ी उसके ऊपर आपको मास्टरी लेनी है और उसके अलावा बहुत प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने कहा कि बिना प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। If you have to condense information which is spanning into 4,000 words into just 250 words, that means lot of writing skills also. So that you have to master through lot of hard work. UPSC Civil Services is not easy. It requires sustained efforts. लगातार कई सालों की मेहनत जो आपकी ग्रेजुएशन के साथ साथ शुरू हो जानी चाहिए, वो इसमें शामिल। जो बच्चे गांव से होते हैं जिन पे अच्छी इंग्लिश नहीं आती है, क्या उनके लिए बहुत मुश्किल है? नहीं करिश्मा, बिल्कुल नहीं। बल्कि मैं तो कहूँगा कि पिछले कुछ वर्षों में गांवों से आ रहे बच्चों की सक्सेस परसेंटेज यूपीएससी सिविल सर्विसेज में लगातार इंप्रूव हो रही है। ठीक उल्टा हो रहा है। शहर का बच्चा कहीं ना कहीं बहुत तरह की डिस्ट्रैक्शंस का शिकार है, वो मोबाइल की एडिक्शन का शिकार है। लेकिन गांव के बच्चे में, क्योंकि वो नेचर के नज़दीक है, वो खेत भी जाता है, अपने मम्मी पापा की मदद भी करता है, खेतों में जाके मेहनत भी करता है, उससे वो एक फिजिकल वर्क की आदत भी है। एंड फिजिकल वर्क ऑल्सो हेल्प योर मेंटल डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट। अगर आप लगातार स्क्रीन पे बैठे रहेंगे तो आपकी ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छे नहीं होगा। लेकिन अगर आप सवेरे मान लीजिए आप अपनी गाय के साथ आधा घंटा बिताते हैं, आपका ब्रेन भी डेवलप कर रहा है, बिकॉज यू आर कमिंग क्लोजर टू द नेचर। सो मैं समझता हूँ करिश्मा, और ये विषय ये भिड़ुकी गांव नहीं, मेरे आसपास के 32 गांव जहाँ से बच्चे इंडियन स्कूल में आते हैं, उन सबके लिए भी मैसेज, और सभी गाँव के बच्चों के लिए मैसेज है कि अब किसी तरह का फर्क आप नहीं मानिए कि आपके और किसी बड़े स्कूल के बच्चे के बीच में फर्क है। फर्क है तो सिर्फ पैशन का, फर्क है तो हार्ड वर्क का, फर्क है सस्टेन्ड एफर्ट्स का, और लगातार पढ़ते रहना। पढ़ना विद स्मार्टनेस। ज्यादा पढ़ना भी सोल्यूशन नहीं है, स्मार्ट पढ़ना सोल्यूशन। हार्ड वर्क विद हार्ड वर्क विद स्मार्ट। स्मार्टनेस, एग्जैक्टली। Sir, can you please tell that how do you keep up with current affairs in meaningful way? Karishma, again, current affairs is a very vast topic. Anything happening either in United States of America, Canada, Australia, India, United Arab Emirates, everything is current affairs. इसीलिए एक बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इतना कुछ दुनिया में हो रहा है, तो क्या क्या करूं, क्या क्या पढ़ूं। दैट इज व्हाई इट रिक्वायर्स सस्टेन्ड नॉलेज कलेक्शन। हमारे ब्रेन की कैपेसिटी जबरदस्त है, उस ब्रेन की कैपेसिटी को आपको डेवलप करना है। और डेवलप कैसे करना है? जैसे आप छोटी उम्र से 9वीं 10वीं क्लास से, जैसे मुझे याद है कि राइट फ्रॉम 9th 10th क्लास मेरे पापा ने मुझे ट्रिब्यून लगवा दिया। ट्रिब्यून अखबार उस समय, क्योंकि हम माला में थे, तो ट्रिब्यून अखबार वहाँ के बहुत कह सकते हैं प्रतिष्ठित अखबार है, जहाँ का एडिटोरियल बहुत अच्छा था, आज भी अच्छा चलता है। सिविल सर्विसेज के बच्चों के लिए मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, दे आर वेरी एनालिटिकल पेपर्स। उसके जब वो सेंट्रल पेज पे जो एडिटोरियल आता है, जो एनालिसिस आता है, वो हमें पढ़ने चाहिए। जिसके साथ मैं एक रिकमेंड करूंगा, भारत सरकार की अपनी कुछ बहुत अच्छी पब्लिकेशंस हैं। जैसे योजना एक मंथली मैगजीन है। योजना इटसेल्फ इज डेवलपमेंट जर्नल व्हिच टॉक्स अबाउट ऑल द गवर्नमेंट स्कीम्स। और हमेशा याद रखिएगा कि सिविल सर्विसेज में कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चन गवर्नमेंट की डेवलपमेंट स्कीम से जुड़े हुए जरूर आएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली एज ए सिविल सर्विसेज ऑफिसर यू आर सपोज टू इम्प्लीमेंट दो स्कीम्स। तो इसीलिए भारत सरकार या यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है कि जो बच्चा सिविल सर्विसेज लिख रहा है वो कम से कम भारत सरकार की योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी रखता हो। और उस योजना के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी? पब्लिकेशन डिवीजन द्वारा लाई जा रही योजना के जरिए। योजना एक मैगजीन, ऐसी कुरुक्षेत्र हमारी रूरल डेवलपमेंट की मैगजीन है, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस मैगजीन है, क्योंकि आज भी हमारी विकासशील योजनाओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस्ड है, केंद्रित है। तो वहां पर अगर मैं कुरुक्षेत्र पढ़ता हूँ अपनी पढ़ाई के साथ साथ, तो मुझे बहुत सारी स्कीमों के बारे में पता लग जाएगा। जैसे मुझे पता लग जाएगा कि आज भारत में 2 करोड़ लखपति दीदियां भारत सरकार के एफर्ट से हो चुकी हैं। और अभी जैसे हमारे पीएम साहब ने लाल किले से कहा 15 अगस्त को कि टारगेट 3 करोड़ का है, हम 4 करोड़ पीएम आवास दे चुके हैं। मतलब इतने सारे फिगर्स आपको उस कुरुक्षेत्र के जरिए मिलेंगे, मैगजीन के जरिए, प्रकाशन विभाग भारत सरकार की मैगजीन के जरिए, कि आप अपने जवाबों में अपने इवेल्युएटर को ये बता पाओगे कि इस बच्चे को भारत सरकार की सभी योजनाओं की बहुत अच्छी जानकारी है। तो ये भी मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट रूरल डेवलपमेंट की मैगजीन है, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस मैगजीन है, क्योंकि आज भी
आपने बताया कि अभी एस्पिरेंट्स के लिए अखबार पढ़ना जरूरी है, तो उन्हें अच्छे तरीके से कैसे पढ़े? Your timetable should be very, very disciplined. Discipline is the core of success, not just for UPSC civil services, for anything in life. अब डिसिप्लिन में आपको अपना एक टाइम टेबल तय करना है। जैसे मेरा मेरा अपना मानना था कि अखबार पढ़ना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि केमिस्ट्री के कोई क्वेश्चन सॉल्व करना या मैथ्स के कुछ टफ न्यूमेरिकल सॉल्व करना। अखबार आप एक इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकते हो। तो मैं क्या करता था कि मान लीजिए आपने 2-3 घंटे लगातार कुछ अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयारी कर लिया, आपने एंथ्रोपोलॉजी लगातार 3 घंटे पढ़ी, तो आपका दिमाग घूम रहा है, तंग हो गए आप, अखबार पढ़ो उसमें आधा घंटा, क्योंकि अखबार में आपको नहीं पता कि अगले पेज पे क्या आने वाला है, तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब कहीं पर कोई किसी आर्टिकल के बारे में एनालिटिकल वो है तो आप एनालिटिकल पढ़ोगे, बहुत सारी चीजें फिर। और उससे क्या होता है कि जो आपके मन के अंदर एक नॉलेज बेस डेवलप होना शुरू होता है, वही कहीं ना कहीं आपके जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस के रिप्लाई करने में आपकी मदद करता है। सर, क्या आप हमें बताएंगे कि सक्सेस पहली बार में नहीं मिलती है, तो स्ट्रेटेजी कैसे चेंज करें अपनी? करत करत अभ्यास के जड़मति होत सजान, कबीर जी कह गए थे कि एक रस्सी और पत्थर, रस्सी को लगातार कुएं में आप लगाते रहे और देखें पत्थर को निशान पड़ जाता है। पानी बड़े बड़ी पहाड़ों को तोड़ देता है। मॉरल इज सिंपल, नेचर ने हमें क्या सिखाया कि आप प्रयास करते रहिए, अंततः सफलता मिलेगी। और एक और मैं हमेशा सिविल सर्विसेज एक्सपीरियंस को बोलता हूँ ये बात कि सिविल सर्विसेज इज नॉट द फाइनल गोल। आपका सिलेक्शन हुआ, आपने कर्म किया, आपको अच्छा रिजल्ट मिला, ये ईश्वर की इच्छा या आपके कर्मों का आपको परिणाम मिला। आपका सिलेक्शन सपोजिंग नहीं हुआ, डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड। आपने इतना नॉलेज बेस उस सिविल सर्विस की तैयारी में एक्वायर कर लिया कि उस नॉलेज बेस को आप अपने जीवन में पता नहीं कितनी जगह पर इस्तेमाल कर पाए। यू कैन बिकम ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, you can try for another banking service examination, you can become a Reserve Bank of India officer, you can try for state civil service examination। यानी कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी के साथ आप भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा आयोजित किए जाने वाले बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी तैयारी कर लेते हैं। और उससे बड़ी बात, आप अपने जीवन में ज्ञान अर्जित करते हैं। और जैसे अमिताभ बच्चन जी केबीसी में हमेशा कहते हैं, नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही असली ताकत है, पैसा ताकत नहीं है। आप हमेशा याद रखिएगा, जहां पे सरस्वती होती है लक्ष्मी जी वहां पर आती है। लक्ष्मी अपने आप किस्मत से आती है, लेकिन सरस्वती के साथ हमेशा लक्ष्मी मेहनत से आती है। तो ये चीज अपने ध्यान में रखिए। आप सरस्वती माँ की पूजा कीजिए, मतलब मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, सक्सेस विल फॉलो। सर, यूपीएससी क्लियर होने के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शंस होते हैं हमारे पास? यहाँ ये भी अगेन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि अभी हमारे सारे बच्चों को पता क्या लगता है, यूपीएससी सिविल सर्विस का मतलब आईएएस बनना। आई विल लाइक टू टेल यू कि अगर 1100 लोग सिविल सर्विसेज में एक साल में गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए थ्रू सिविल सर्विसेज, थ्रू यूपीएससी, तो उसमें से सिर्फ जो आईएएस की पोस्ट होंगी शायद 140, 150, 160 होंगी। हो सकता है 140 के करीब रेवेन्यू सर्विस होंगे, 100 के करीब आईपीएस ऑफिसर होंगे, 50 के करीब इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स होंगे। और उसके बाद देयर आर 28 ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप बेस्ड सर्विसेज। यूपीएससी इज एक्चुअली द रिक्रूटिंग प्लेटफॉर्म for all the ministries also. So when I talk about railways, there will be a railway traffic service, there will be a railway commercial service, railway engineering. There are so many aspects. Postal department services, like Meri Ministry Information Broadcasting, there is Indian Information Service which takes care of communicating government's information to the media. इस तरह से करीब 28 से ज्यादा ऑर्गेनाइज ग्रुप बेस्ड सर्विसेज हैं। और आपको कौन सी ऑर्गेनाइज ग्रुप बेस्ड सर्विस मिलेगी वो आपकी मेरिट के ऊपर और उस पर्टिकुलर सर्विस में कितनी वैकेंसीज प्रोजेक्ट की गई हैं उसके दोनों को मैच करना। अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हम नहीं कर सकते चूज? चॉइस से मिल जाए तो आपकी इच्छा, और आपकी चॉइस से ना मिले तो समझिए ईश्वर की इच्छा। चॉइस आपकी महत्वपूर्ण है। आप चाहेंगे आईएएस ऑफिसर बनना, आप चाहेंगे आईआरएस ऑफिसर बनना या फॉरेन सर्विस ऑफिसर हो सकता है, लेकिन आपकी मेरिट मान लीजिए 1100 वैकेंसी में आपकी मेरिट 445 थी और इन चारों सर्विसेज में सपोजिंग 300 वैकेंसीज थी, तो आपको वैकेंसी नहीं मिली। लेकिन हो सकता है आप एक और किसी बेहतरीन सर्विस में, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स, आप भारत सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट को ऑडिट करते हैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट से। देयर आर सो मेनी हैपनिंग सर्विसेज, एवरी सर्विस हैज वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज। तो इस बात को मन से निकाल दीजिए कि आईएएस ही मिलना चाहिए सिविल सर्विसेज में। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है जो आईएएस को भरते ही नहीं अपनी ऑप्शन, वो सीधा कहीं ग्रुप ए सर्विस भरते हैं, उसमें बहुत खुश रहते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर पैशन। ऑफ कोर्स most of the trend is that IAS is the most preferred service. Some people prefer foreign service, some people prefer revenue service, some people prefer police service. कई लोगों के लिए डीएसपी से शुरुआत करना डीसी से शुरुआत करने के मुकाबले ज्यादा प्रेफर है।
ये तो डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। तो अपनी चॉइस के हिसाब से भरिए, बाकी जो मिलेगा वो आपकी मेरिट के हिसाब से। आखिरी सवाल सर, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए आपकी सबसे बड़ी सलाह क्या होगी? मुझे लगता है ये सलाह सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए नहीं, सभी स्टूडेंट्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए। एवरी प्रिपरेशन हैज टू फॉलो 3D फॉर्मूला ऑफ सक्सेस: डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन। इन 3 शब्दों को अपने जीवन में धारण कर लीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी, चाहे सिविल सर्विसेज में मिले, चाहे स्टेट सिविल सर्विसेज में मिले, चाहे आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन जाए, या आप जैसे इंडियन स्कूल है, गांव में एक बड़ा स्कूल खुला, किसी का पैशन था, खुल गया, ऐसे पैशन से आप खुद का कोई काम कीजिए। हो सकता है आपने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा जो यूएसए में जॉब कर रहे थे, लाखों रुपए महीने की सैलरी पाते थे, उन्होंने भारत में आके एक ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू किया और आज उसमें करोड़ों रुपए कमाते हैं और हजारों किसानों को एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट देते हैं। सो अडॉप्ट डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, दैट इज द ओनली मूल मंत्र ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों, आज के इस विशेष पॉडकास्ट में हमने यूपीएससी की तैयारी और उसमें आने वाली चुनौतियों के बारे में गहराई से चर्चा की। हमारे बीच उपस्थित श्री राजेंद्र चौधरी जी ने अपने बहुमूल्य समय हमें अपने अनुभव से हमारे व्यूअर्स को एक नई दिशा दिखाई। बाकी मैं आप सभी से यही कहूंगी कि यूपीएससी केवल एक परीक्षा नहीं, बल्कि धैर्य, अनुशासन और निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आज का पॉडकास्ट यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।